वेलकम टू इजी लर्न फिजिक्स क्लासेस। अभी तक हम क्लास 12 फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी को पढ़ चुके हैं। उसमें हमने देखा था कि जो चार्ज था वो रेस्ट पर था। उस पूरी यूनिट में चार्ज रेस्ट पर था। तो जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड यूनिट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्ज मूव करने लगता है, जब चार्ज गति करने लगता है तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। बहुत सारे चार्ज अगर मूव कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम सेकंड यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। ये सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा पहला लेक्चर होने वाला है। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट को, करंट डेंसिटी को, फ्री पाथ को, मीन फ्री पाथ को और रिलैक्सेशन टाइम को। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। तो यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज। नेट चार्ज का क्या मतलब है? कोई भी चालक है, अगर कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, एक चालक है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मान लेते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन है, फिलहाल के लिए अभी हम कह देते हैं कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि पहला वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर गति कर रहा है, इस डायरेक्शन में, दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर मैं किसी पॉइंट पर इनका नेट फ्लो देखो, चार्ज का नेट फ्लो अगर देखना है, तो ये अलग डायरेक्शन है और ये अलग डायरेक्शन है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का परिमाण समान है, और इनकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है? वो अपोजिट है। जब डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है तो इस वाले पॉइंट पर इसका जो नेट फ्लो है, चार्ज का नेट फ्लो है, वो क्या है? जीरो। तो ये इसका जो फ्लो है इस समय पर इलेक्ट्रॉनों का नेट चार्ज अगर पूछा जाए, नेट चार्ज का फ्लो अगर कहा जाए, तो ये क्या है? जीरो है। वहीं अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अब हम कह सकते हैं कि इस चालक में, इस कंडक्टर में जो आवेश का प्रवाह है, जो चार्ज का फ्लो है, वो कुछ ना कुछ तो रहा होगा। ठीक है। तो जो नेट चार्ज है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित किया जाता है। I बराबर होता है Q नेट अपॉन T या Q अपॉन T। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? I बराबर Q नेट अपॉन T, या फिर लिख सकते हैं Q अपॉन T। Q क्या है यहाँ पर? चार्ज। चार्ज का मात्रक क्या होता है? यूनिट क्या होती है? कूलम। अपॉन समय, तो इसका क्या होगा? सेकंड। कूलम पर सेकंड, या हम इसी को लिख सकते हैं एम्पियर। क्या लिख सकते हैं इसको? एम्पियर। तो धारा का यानी इलेक्ट्रिसिटी का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? I बराबर Q अपॉन T, मात्र क्या होता है? एम्पियर। ठीक है। अब बात आती है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसकी डायरेक्शन क्या होती है। जब इलेक्ट्रिक करंट यानी चार्ज किसी मेटल में मूव करेगा तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। जब उसकी डायरेक्शन होगी तो क्या डायरेक्शन होगी उसकी, वो हमें पता करना है। तो जो करंट है, करंट की जो डायरेक्शन होती है, करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। जैसे अगर हम मान लें कि प्लस क्यू चार्ज है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्लस क्यू चार्ज जिस ओर मूव करता है, जिस दिशा में प्लस क्यू चार्ज गति करता है उसी दिशा में करंट की डायरेक्शन होती है, उसी दिशा में करंट जो है वो फ्लो होती है। या ऐसे भी कह सकते हैं जिस दिशा में नेगेटिव चार्ज का फ्लो होता है, नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मान लें कि इलेक्ट्रॉन की ये डायरेक्शन है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन कौन होगी? धारा होगी, यानी करंट होगी। ठीक है। तो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। ठीक है। अब इसके पास क्योंकि डायरेक्शन है, दिशा है, और इसके पास कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, इसका कुछ परिमाण भी होगा। जब किसी राशि के पास या किसी क्वांटिटी के पास
जब दिशा भी हो और उसका परिमाण भी हो। तो ऐसी भौतिक राशियों को हम वेक्टर क्वांटिटीज कह देते हैं, सदिश राशियां कह देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, ये कैसी राशि होगी? तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है। क्यों वो अदिश राशि है? जबकि इसके पास दिशा भी है और इसका मैग्नीट्यूड भी है, तो वो अदिश राशि क्यों है? ये अदिश राशि इसलिए है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। किस तरह से? इसको हम कैसे समझेंगे? देखो, अगर हम मान लें कि दो वायर हैं हमारे पास, इन दोनों ही वायर्स में करंट का फ्लो हो रहा है, इन दोनों वायर्स के बीच में कोई एंगल होगा। ऐसे ही हमने मान लिया कि इनके बीच में कोई एंगल है, और इधर इस ओर सारी जो करंट है वो इस ओर जा रही है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 एम्पियर की करंट है और यहाँ पर 3 एम्पियर है। तो अगर हमें यहाँ की करंट को देखना है तो वो कितनी होगी? 5 एम्पियर होगी। वहीं अगर मैं इस कोण को छोटा कर दूं, इस वाले कोण को अगर मैं छोटा कर देता हूं, वहां पर कोण ज्यादा था, यहां मैंने इस कोण को कम कर दिया है, और ये जो करंट थी वो उतनी ही है जितनी पहले थी। यहाँ पर कितनी? 2 एम्पियर। यहाँ कितनी है? 3 एम्पियर। तो यहाँ पर कितनी होगी फिर से? 5 एम्पियर। इसका मतलब ये है, ये थीटा पर तो डिपेंड ही नहीं कर रही। यहाँ थीटा ज्यादा था, यहाँ थीटा कम था, पर फिर भी इस धारा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। और जो सदिशों का जोड़ है, सदिशों का जो जोड़ हम करते हैं उसके लिए, जो अगर मान लें दो सदिश हैं ए और बी, दो सदिश हैं ए और बी, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, दोनों का रिजल्टेंट 11th क्लास में हम पढ़ते हैं, इसका रिजल्टेंट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और इसका होता है रूट। तो ये रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला होता है। तो दो दो थे ना यहाँ पर, 2 एम्पियर और 3 एम्पियर, तो इनका रिजल्टेंट आर अगर हम निकालें तो हमें पता है वो थीटा पर डिपेंड करेगा। अगर हम सदिशों के योग के नियम को देखें तो उसमें हमें पता है कि वो थीटा पर डिपेंड करता है, पर ये तो थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये तो थीटा पर निर्भर ही नहीं कर रहा है। तो ये जो है सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, जिसकी वजह से इसको स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि कहा जाता है। ठीक है, तो सदिश राशि कौन सी होती है? जिनमें दिशा हो, परिमाण हो और सदिश योगों के नियम का पालन करती है, वो क्या कहलाती है? सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, तो ये कैसी है? क्योंकि ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो विद्युत धारा क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि होती है। नेक्स्ट टॉपिक है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है? तो करंट डेंसिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली धारा, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली धारा धारा घनत्व कहलाती है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? इसको लिखा किससे जाता है? इसको लिखा जाता है जे से। धारा घनत्व को प्रदर्शित किया जाता है जे से। जे बराबर हो जाता है आई अपॉन ए। प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित होकर गुजरने वाली धारा क्या कहलाती है? धारा घनत्व कहलाती है। यह एक सदिश राशि है। यह कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। तो जे बराबर होता है आई अपॉन ए। जे बराबर आई अपॉन ए। मात्रा क्या होगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर धारा के लिए और क्षेत्रफल के लिए क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? धारा घनत्व। अब क्योंकि ये एक सदिश राशि है तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी रही होगी। इसकी डायरेक्शन वही होती है जो धारा की डायरेक्शन होती है, जो करंट की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन होती है किसकी? धारा घनत्व की। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं फ्री पाथ पर। तो फ्री पाथ क्या होता है? इसको समझने के लिए हम एक चालक लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक चालक है, ये चालक है हमारे पास। किसी भी चालक में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, तो इसमें भी बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हमें एक चीज और पता है कि किसी भी चालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अनियमित गति करते रहते हैं। मतलब पूरे चालक में वो इधर उधर गति करते रहते हैं, वो रैंडम मोशन करते रहते हैं। ठीक है, जब ये मोशन में होंगे
तो एक दूसरे से टकरा भी रहे होंगे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं अगर, तो जब वो गति करेंगे इधर उधर तो एक दूसरे से टकरा भी रहे होंगे। तो टक्कर से पहले, दो इलेक्ट्रॉनों की टक्कर से पहले ये जो डिस्टेंस है, टक्कर से पहले की जो डिस्टेंस है, यही कहलाता है उनका फ्री पाथ। क्या कहलाता है उनका? फ्री पाथ। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फ्री पाथ या मुक्त पथ कहलाती है। ठीक है, तो एक बार और समझते हैं इसको। किसी चालक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन अनियमित गति कर रहे होंगे और आपस में टकरा रहे होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब आपस में टकराते हैं तो टकराने से पहले इन्होंने कुछ दूरी तय की होगी, वही दूरी क्या कहलाती है? इनकी मुक्त पथ कहलाती है। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ यानी माध्य मुक्त पथ। तो जैसा हमने अभी देखा कि अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है किसी चालक में, तो किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों में टक्कर हो रही होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कोई दो इलेक्ट्रॉन है, बाकी दो इलेक्ट्रॉन है, बाकी दो इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन टकरा रहे होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की टक्कर हो रही होगी। तो वहां पर हर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने से पहले कुछ तो दूरी चल रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम उन सभी डिस्टेंस का, वो जो सभी दूरियां चली थी उनका अगर हम औसत कर दें यानी एवरेज निकालें, तो वही क्या कहलाता है? मीन फ्री पाथ, औसत मुक्त पथ या माध्य मुक्त पथ। डेफिनेशन क्या बनेगी? द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों के टकराने से पहले जो डिस्टेंस है, अगर हम उस डिस्टेंस का एवरेज कर दें तो वही क्या कहलाएगा? माध्यम मुक्त पथ या मीन फ्री पाथ। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं रिलैक्सेशन टाइम पर। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम को हिंदी में कहते हैं विश्रांति काल। अभी अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन टकरा रहे थे, किसी चालक में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाने में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने में कुछ तो समय लगा होगा, कोई तो समय लगा होगा। तो इलेक्ट्रॉनों को टकराने में जितना समय लगता है, किसी भी चालक के भीतर इलेक्ट्रॉनों को आपस में टकराने में जितना समय लगता है, वही कहलाता है उसका विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। तो डेफिनेशन देख लेते हैं क्या बनेगी? द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉनों को टकराने में, दो क्रमागत टक्करों में जो समय लगता है, दो इलेक्ट्रॉनों को टकराने में जो समय लगता है, वही क्या कहलाता है? रिलैक्सेशन टाइम यानी विश्रांति काल कहलाता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, पर आप लोगों के लिए एक सवाल है। सवाल ये है कि अगर हम चालक का ताप बढ़ा दें, चालक का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, तो टी को हम क्या करें? ये एक चालक है हमारे पास, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, जब हम इसका ताप बढ़ाएंगे तब इनके विश्रांति काल को टाउ से लिखा जाता है, विश्रांति काल को लिखते हैं टाउ से। तो ताप बढ़ाने पर विश्रांति काल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, ये सवाल है। सवाल को एक बार ध्यान से सुनना। अगर ताप बढ़ा दें किसी चालक का, तो विश्रांति काल यानी इलेक्ट्रॉनों को टकराने में लगा समय जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही हम पढ़ेंगे। अगर किसी को इस वीडियो के नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए इस लेक्चर के, तो वो मुझे एक नंबर पे मैसेज कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है। ठीक है, कॉल कोई ना करे, उस पर मैसेज ही सिर्फ करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। तो वो मैं नंबर लिख देता हूँ, 9760268979। इस नंबर पर कॉल कोई ना करे, सिर्फ मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे अनुगमन वेग।